स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो यहाँ पर क्वार्टर 2 के रिजल्ट जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। IRFC अपनी दूसरी तिमाही की आय का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है आने वाले सप्ताह में, यानी कि जुलाई और सितंबर 2025 की आय की घोषणा है वो सरकारी स्वाति वाली IRFC 7 अक्टूबर को यानी कि 2025 को एक्सचेंज के फाइलिंग के माध्यम से जानकारी देते हुए नजर आई, जहाँ पर समय तक की बात, दिनांक और की बात भी कही गई है। और तो और फिर समझें तो यहाँ पर बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर को यहाँ पर जो वेडनेसडे का डे है में कंपनी अपनी जो सूचित जो एक्सचेंज फाइलिंग में किया गया है आय का जो विवरण है, यहाँ पर आय की इनकम जो यहाँ पर आती नजर आएगी, कंपनी के अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट आते नजर आएंगे। और इसी के साथ मेन मजे की बात एक और भी है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स की बात करें तो करीब 6:30 बजे के करीब देखने के लिए मिली थी और उम्मीद है कि इस बार भी करीब इसी समय जो है देखने के लिए अर्निंग्स डे अक्टूबर 15 की बात कही। और तो और मजे की बात यह है कि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी बताया है कि 15 अक्टूबर 2025 को जो होने वाली बैठक है उसमें बोर्ड शेयर धारकों को अंतिम डिविडेंड की घोषणा पर भी विचार करेगा। और ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि डिविडेंड जो है वो अंतिम डिविडेंड अनुमोदन के अधीन है निदेशक मंडल के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिविडेंड की सिफारिश भी होती नजर आएगी अगर कोई। और तो और मजे की बात यहाँ पर यह है कि बुलेट ट्रेन पर भी अपडेट आता नजर आ रहा है। वैसे तो इस पर काफी लेंथी अपडेट बन जाती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझे तो रेल मंत्री ने जो ऐलान किया है 2027 तक सूरत बिलमोरा सेक्शन पर पहली बुलेट ट्रेन चलेगी और जापान के सहयोग से मुंबई अहमदाबाद लाइन 2029 तक पूरी होगी और प्रोजेक्ट की लागत 1.08 लाख करोड़ की बताई जा रही है। अगर जून 2025 तक के आंकड़ों की बात करें जिसमें 81% फंडिंग है जापान की और 78,839 करोड़ रुपए वैसे भी खर्च हो चुके हैं और काफी बड़ा कार्य तो कंप्लीट हो ही चुका है। लेकिन जितना समय रहा है, अब जो काम पे समय लगना है वो तो खैर लगना ही है, तो काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। और तो और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली बैक टू बैक अपडेट्स आती ही रहती हैं। अब कई उत्तराखंड के जो रेल प्रस्ताव है उस पर भी अश्विनी वैष्णव जी ने काफी सारी जो अगर टेक्निकल वाइज RSI में समझे IRFC में MACD सिग्नल रेड है, डिटेल मूवमेंट स्कोर भी रेड है, RSI में भी प्राइस रिटर्न बनती नजर नहीं आ रही। दैट मीन आज तक के डाटा के अकॉर्डिंग अगर टेक्निकल वाइज समझे जो अपडेशन है, बायर स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिव होते नजर नहीं आ रहे। एंड मूवमेंट स्कोर रेड है, दैट मीन सेलर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और टेक्निकल वाइज नहीं कह सकते कि कोई सिनेरियो बुलिश होता नजर आ रहा है। और पीयर कंपैरिजन में भी अगर IRFC में बात करें तो देखिए फिलहाल दोस्तों नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ त्योहार अगर रैक लिमिटेड और पावर फाइनेंस की बात करें तो इनकी पी रेशो काफी ज्यादा सही दाम पर देखने के लिए मिल रही है और तो और हुडको शेयर की भी पी रेशो काफी सही देखने के लिए मिल रही है। पीयर कंपैरिजन करें तो IRFC पी रेशो के अकॉर्डिंग अभी महंगे दाम पर मिल रहा है। अगर फिर भी ये नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है 15-16, लेकिन अगर समझे तो पी रेशो के अकॉर्डिंग अभी भी वैल्यूएशन जो है महंगे हैं। अगर पीयर कंपैरिजन रैक लिमिटेड पावर फाइनेंस से करे तो ये यहाँ पर बेहतर दाम पर स्टॉक मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीयर कंपैरिजन। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स IRFC में नो डाउट कुछ कम होते हमें जून क्वार्टर में नजर आए हैं। मार्च से जून क्वार्टर जो रहा है जिसमें FFI ने अपनी होल्डिंग को कम किया, फिर पब्लिक ने भी स्टेक को कम किया। AI ने इस मौके पर जरूर जो अपना स्टेक है वो बढ़ाया है, लेकिन अब देखना है कि इस बार का डाटा क्या अपडेट होने वाला है। कैबिनेट के फैसले के बाद रेलवे शेयरों में तेजी भी देखने को मिली और इस तेजी का क्या बढ़ावा दे रहा है। काफी सारे स्टॉक्स RVNL, IRFC, रेलटेल, IRCTC तक जो भारतीय रेलवे के शेयरों में आखिरी कुछ तेजी जो देखी गई है, यह तेजी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रेल सपंग को बढ़ावा देने के लिए 4 राज्यों में 24,634 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर 24,634 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 18 जिलों को कवर करती यहाँ पर नजर आएगी। EL कैपिटल के सलाहकार जो प्रमुख विक्रम काउंसर ने बाजार बंद होने की समीक्षा करते हुए कहा है कि वैश्विक सकिंतों और तिमाही आय के चुनिंदा खरीदारी के चलते बाजार पॉजिटिव रहा। रेलवे शेयरों ने बढ़त का नेतृत्व किया और कैबिनेट द्वारा 24,000 करोड़ की परियोजना
परियोजना को मंजूरी देने के बाद रेलवे से जुड़े शेयरों में तेजी भी देखने के। बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने भी बेंचमार्क को महत्वपूर्ण समर्थन दिया। लेकिन बात कर ले तो बैक टू बैक आगे भी रेलवे पर काफी सारे नए प्रोजेक्ट आते नजर आए हैं। आईआरएफसी का अगर टेक्निकल वाइज समझे तो उतार चढ़ाव मिले जुले संकेत हैं। छोटी समयवादियों में देखें तो मूविंग एवरेज मोमेंटम कभी कभी खरीद के संकेत देते हैं, खासकर तब जब ये शेयर निचले स्तरों पर, निचले लेवल्स पर आता है और वहां से इसको एक्सपोर्ट मिलता है, वहां से एक बाइंग आती है। दैनिक और वीकली चार्ट पर बात करें तो मजबूती मध्यम होती है, जिसका अर्थ है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सर ताजा खबरों प्रभाव पर निर्भर करता है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब दैनिक वॉल्यूम अलग अलग होते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान असामान्य रूप से ज्यादा वॉल्यूम दृश्य विश्वास का भी संकेत देता है, जबकि कम वॉल्यूम कीमतों में उतार चढ़ाव को जोखिम बना रहा है। लेकिन प्रमुख समर्थन क्षेत्र पिछले अगर बिंदुओं के पास बात करें तो उदाहरण के लिए शुरुआती जो चरण है 108 से 20 के आसपास सपोर्ट जोन बना हुआ है और रेजिस्टेंस 160 के करीब दिखाई देता है। ट्रेडर्स ब्रेकआउट की पुष्टि या उलटफेर के संकेतों के इन स्तरों पर नजर रख सकते हैं। ये लेवल लगभग काफी सारे एनालिसिस द्वारा दिए गए हैं, जो कि मैंने पहले वाली वीडियोस में कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर किए हैं। लगभग यही 152 से 160 तक के रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल वाइज अगर समझ लें तो आरएसआई को समझे तो आरएसआई में कोई प्राइस स्ट्रेंथ बनती नजर नहीं आ रही। रेट एंड मूवमेंट स्कोर देखें तो करीब 30 के करीब है। अगर 30 से नीचे जाता है तो दैट मीन कहीं ना कहीं टेक्निकल वाइज ट्रेंड जो है काफी वीक होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर 35 से ऊपर की तरफ निकलता है तो ट्रेंड नेचुरल होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में तो यही कहेंगे कि सेलर स्टॉक में एक्टिव है। एमएसीडी सिग्नल ऑल्सो रेड है। टेक्निकल वाइज नहीं कह सकते, स्टॉक में बायर्स एक्टिव हैं। अब तक की बात करें, अब आज तक के डाटा की अपडेट की बात करें, लेकिन जो ये बैक टू बैक अपडेट्स आ रही है, न्यूज आ रही है, इसका इंपैक्ट आज नहीं तो कल हमें रेलवे के शेयरों में देखने के लिए मिल सकता है। अगर भागते हैं तो फिर पकड़ में नहीं आएंगे। अगर 100 रुपए भी निवेश करने हैं तो 5-5 रुपए करके 20 बार में निवेश किया जा सकता है। जैसे जैसे स्टॉक 4-4, 5-5 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करते रहे, लंबे समय में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन देखिए, बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक निर्धारित बात तो नहीं कही जा सकती। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आईआरएफसी की बात करें तो शीर्ष रेलवे स्टॉक आईआरएफसी यानी कि 36,518 करोड़ रुपए के बैक टू बैक सौदे पर हस्ताक्षर खरीदे। तो काफी बड़ी अपडेट्स आईआरएफसी पर आती हमें नजर आ रही हैं। रेलवे के सबसे बड़े शेयर भारतीय रेलवे निगम लिमिटेड 30 सितंबर को भी चर्चा का विषय रहेंगे, क्योंकि एनबीएफसी ने कई परियोजनाएं कंपनियों को वित्त पोषित करने के लगभग 36,518 करोड़ रुपए के लगातार सौदे किए हैं। यह सौदे 26 से 29 सितंबर के बीच हुए हैं। आईआरएफसी वर्तमान में 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ चौथी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। नवीनतम सौदे की बात करें तो जिसकी घोषणा 29 सितंबर को देखने के मिली। फाइलिंग के अनुसार नियमित आईआरएफसी ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पंचकुला स्थित में कॉर्पोरेट मुख्यालय में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यानी कि यमुनानगर में आगामी 800 मेगावाट जो कि तीसरी इकाई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए 5929 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषित के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एक बड़ा समझौता 5,929 करोड़ रुपए का होता नजर आया। और तो और पर आईआरएफसी ने महाराष्ट्र 29 सितंबर को भी राज्य विद्युत उत्पाद कंपनी लिमिटेड महाजैनको के साथ अवधि ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो कि 10,560 करोड़ रुपए का वित्त पोषित करेगा। तो पहले वाले प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में काफी बड़ी अमाउंट बताई जा रही है। वहीं पर आगे के लिए पॉइंट को समझे, इस समझौते पर अगर 27 सितंबर की बात करें तो वहां पर भी हस्ताक्षर हुए, जहां पर महारत्ना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है रातू विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड, उसमें कंपनी ने 388 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करने की बात कही। यहाँ पर भी एक हस्ताक्षर होते नजर आए, कोयला ब्लॉक के विकास के लिए दिया जाए। और अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो 12,640 करोड़ जो कि 26 सितंबर को सप्ताह के दौरान आईआरएफसी ने छत्तीसगढ़ सरकार की जो पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पाद कंपनी लिमिटेड को एचटीपीएस कोबा पश्चिम में अपनी आगामी 2.660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए 12,640 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया। तो आईआरएफसी में काफी अच्छा स्टेटमेंट, काफी अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बैक टू बैक बड़े सौदे, बड़ी स्टेटमेंट 3-4 दिनों के अंदर ही होती नजर आई। वहीं पर भारत सरकार के पुनर्द्वार कार्यक्रम के तहत तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड टीएफएल को 4,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की। ऋण अन्य ऋणदाताओं के मिलकर स्वीकृत ऋण पैकेज के हिस्से के रूप में इस परियोजना के लिए दिया जाएगा, जिसका कुल ऋण घटक
12,250 करोड़ रुपए। अब देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब ये अमाउंट यहाँ पर क्लियर की जाएगी या फिर किस किस्तों में या फिर इंस्टॉलमेंट में या फिर फुल पेमेंट प्रोसेस दिया जाएगा, अभी तो हस्ताक्षर हमें देखने के लिए मिले हैं, दिया जाएगा, दिया गया है, इन दोनों चीजों में काफी ज्यादा फर्क है। अब ये पॉइंट ये है कि जब तक ये अमाउंट इन तक पहुंचती है उसके बाद से पर मंथ जो है कंपनी को एक अच्छा मतलब ब्याज इंटरेस्ट आना शुरू हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अब ये कहना मुश्किल है कि अगले क्वार्टर में इसका क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तब तक कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक ये अमाउंट क्लियरली यहाँ पर पेमेंट पूरी तरह दी नहीं जा रही। तो ये पूरी तरह पेमेंट दी जाने के बाद अगर पूरी तरह पेमेंट अभी ही दी गई है तो नो डाउट आगे आपको अगले रिजल्ट्स में ही काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और बैक टू बैक नो डाउट क्वार्टर 3 की बात करें तो इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर को छोड़ के उसके अगले क्वार्टर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तब सीधा 3 महीनों का काउंट होगा। और फिर समझे 26 सितंबर से 29 सितंबर तक IRFC ने 36,517 करोड़ रुपए के ऋण सौदों को मंजूरी दी या फिर उन पर हस्ताक्षर किए। अगर IRFC को थोड़ा सा डीप समझे तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के साथ भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC NDSI और वित्त कंपनी भी NBFC IFC के रूप में भी पंजीकृत है। यानी कि 30 से अधिक वर्षों के अपने अस्तित्व में IRFC ने भारतीय रेलवे और संबंधित संस्थाओं के वार्षिक योजना के लिए महत्वपूर्ण हिस्से का वित्त पोषण करके उनके विस्तार में उनके ग्रो होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बात कर लें एनालिसिस द्वारा जो कि शेर खान एसेट मिराए ET नाउ संदेश से बात करते नजर आ रहे हैं, जो कि सोमिल मेहता ने कहा है कि IRFC के शेयरों में अभी भी गिरावट का रुख है और बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि IRFC में गिरावट का रुख अभी जारी रह सकता है। IRFC में अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 117 रुपए पर है और इनके द्वारा ये भी कहना है यदि 117 रुपए पर सस्टेन नहीं रहता, विफल रहता है तो दैट मीन 112 तक के लेवल भी भविष्य में निकट भविष्य में बिकवाली के दबाव से जारी रह सकते हैं। तो 112 तक भी स्टॉक जो है गिरता नजर आ। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो खैर मार्केट या स्टॉक ही डिसाइड करेगा, पर इनका जो नजरिया है वो फिलहाल गिरावट के रुख का ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। साथ में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की बात कर लें तो यह उल्लेख किए जाने के बाद की पूर्वोत्तर यहाँ पर लास्ट वीक हमें देखने के लिए मिला 777 यानी कि 70,000 करोड़ की परियोजनाएं का कार्यान्वयन की जा रही है और रेल घटकों के बीच ऑर्डर देने की गतिविधि भी बढ़ गई। बात करें लास्ट वीक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिजोरम और बैराबी सरांग रेलवे लाइन और मणिपुर में भी 8500 करोड़ के अधिक परियोजना का भी उद्घाटन किया। तो बैक टू बैक रेलवे पर फिर से फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर एक अच्छा निवेश दिया जा रहा है और जैसे जैसे कंपनियों पर निवेश बढ़ेगा लंबे समय के लिए अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता। IRFC शेयर पर दिवाली से पहले विश्लेषकों की पसंद लक्ष्य की जांच। ET नाउ पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पर IRFC के लिए ET नाउ स्वदेश के एनालिसिस और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल पलार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि IRFC शेयर खरीदने की सिफारिश की है। IRFC उन्होंने कहा है कि लगातार 2 ऑर्डर मिलने के बाद रेलवे के शेयरों में तेजी देखी जा रही है और सभी रेलवे शेयर मौजूदा बाजार की तेजी में शामिल है, लेकिन IRFC में अभी कोई खास बदलाव नहीं आया। विशेषज्ञों का कहा है कि IRFC पर उनका नजरिया पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इसमें तेजी आने की उम्मीद भी है। बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि रेलवे के शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी जा रही है। कई कंपनियों को नए ऑर्डर भी मिले हैं और IRFC के शेयरों ने अभी तक इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया है। बाजार विशेषज्ञों ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आगामी कारोबार सत्रों में IRFC के शेयरों में अच्छी तेजी आएगी। IRFC के लिए मेरी सलाह है कि मौजूदा स्तर पर इसे खरीदें। कुणाल परार ने कहा है कि IRFC के शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला टारगेट की बात करें तो 136 रुपए की बात यहाँ पर कही जा रही है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि IRFC के शेयर 136 रुपए से ऊपर पहुंचने पर जो दूसरा टारगेट उनके द्वारा बताया जा रहा है वो 144 का बताया जा रहा है। इसी के साथ स्टॉप लॉस जो है 123 के करीब बताया जा रहा है। यह विश्लेषकों ने IRFC की यह सलाह दिवाली से ठीक पहले आई है, जो कि 18 सितंबर की बात करें तो करीब IRFC के शेयर 130 रुपए पर निशान में कारोबार कर रहे थे। IRFC पर अगर पिछले एक साल की बात कर ली जाए तो नो डाउट IRFC के शेयर धारकों को निवेशकों को निराश किया है। 19% की गिरावट देखने को मिली है। 2025 में अब तक के रेलवे के शेयरों में 13% की गिरावट आ चुकी। तेजी लौटेगी या डूबेगा निवेशकों का पैसा, क्या 5 से 10 साल के लिए स्टॉक खरीदना चाहिए? IRFC पर एक बड़ी अपडेट देखने के
डिटेलें मिल रही हैं, जहां पर दलाल सटीर के सबसे चर्चित PSU रेलवे शेयरों में से एक है। जनवरी 2021 की बात की जाए तो IPO लिस्टिंग के बाद IRFC के शेयरों ने ऐसा शानदार रिटर्न दिया कि निवेशक इसके फैन हो गए। लेकिन रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी IRFC ने IPO के माध्यम से 26 रुपए में शेयर जारी किए थे। तभी शेयर ने उच्चतम स्तर से 800% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया। 15 जुलाई 2024 229.5 रुपए का ऑल टाइम हाई लेवल हासिल किया, लेकिन उसके बाद मामला पटरी से उतरता हुआ नजर आया। IRFC एक नवरत्न PSU है जो रेलवे के साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करती है। कंपनी में भारत सरकार की बहुमत की हिस्सेदारी है, जबकि रेल मंत्रालय के पास प्रशासनिक नियंत्रण भी। BSE आंकड़ों के अनुसार IRFC के शेयरों का भाव एक साल में करीब 30% टूटा है। 2025 में स्टॉक लगातार गिरावट पर ट्रेड करते हुए लगभग 30% टूटा और पिछले 2 से 3 वर्षों में IRFC के शेयरों निवेशकों को 161 और 500% के मल्टी बैगर रिटर्न भी दी। IRFC ने जून 2025 तिमाही में कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही के रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ प्रॉफिट जो है बढ़िया दर्ज होता नजर आया। अगर एक साल पहले की बात करें, कंपनी का रिवेन्यू भी यहाँ पर इसी तिमाही में जो है 2% अधिक होता नजर आया और पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में दोहरे अंकों की वृद्धि के बावजूद IRFC के शेयर पटरी से उतरते नजर आए। नतीजों के बाद शेयर में 3% की गिरावट आई, जिससे गिरावट का एक व्यापक रुझान बना हुआ है और 30% यानी कि पिछले एक साल में और 52 वीक उच्चतम स्तर से लगभग 50% की गिरावट आ चुकी है और तकनीकी चार्ट भी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। शेयर अपने 50 और 200 दिन के सरल मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। आंकड़ों से साफ पता लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे स्टॉक में अब उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा। हाल ही के दिनों में ये स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। निवेशकों को मोटा पैसा बनाकर देने वाले शेयर में आगे कितनी गुंजाइश है कि अभी भी इस शेयर में पैसे बनाने के मौके हैं या फिर 5-10 साल का नजरिया रखना समझदारी हो। IRFC के स्टॉक को लेकर अपनी राय देते हुए नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट सचिन का मानना है कि अगर निवेशक लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशन होल्ड ही रखनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी को डिकॉर्ड करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में लोअर साइड में एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हाल ही में स्टॉक ने 124.22 के लेवल को ब्रेक करते हुए करीब 143 तक गया और बीच बीच में इसमें रुकावट भी आई, लेकिन जिस तरीके से लोअर साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, स्टॉक ने 135 की बांधा तोड़ी, ये नोट करने वाली बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद वापसी करते स्टॉक अपनी मोमेंटम और स्ट्रेंथ बरकरार रखेगा और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 से 55 टारगेट हो सकते हैं। अप साइड में अगर IRFC का शेयर 155 के ऊपर टिकता है तो मुमकिन है 165 से 70 की रेंज में भी ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबे अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस में बने रहें, ऐसा यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। दिग्गज मार्केट गुरु गुरंग शाह ने भी रेलवे स्टॉक पर अपना नजरिया पॉजिटिव बताते हुए कुछ सालों पहले जब IPO आया था, निवेशकों को लंबी अवधि में निवेश की राय दी गई थी। रेल से जुड़ी कंपनी, फिर वो चाहे सरकारी कंपनी हो, निजी क्षेत्र की हो, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है भारतीय रेल का आने वाले कई सालों में इन सब कंपनियों को नाफे में अच्छा खासा मुनाफा देखने की गुंजाइश बन रही है। देखिए, ये तो था इनका व्यू जो कि एनालिसिस है। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट ही डिसाइड करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिल्ली वाराणसी, अगर रेलवे के रिलेटेड कुछ अपडेट की बात करें तो देखिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बड़ा अपडेट आता नजर आ रहा है। 60 गांवों से होकर गुजरेगी ट्रेन। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बुधवार को संसद में बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर पर तेजी से काम चल रहा है। 406 किलोमीटर में नींव का काम पूरा हो चुका है और 127 किलोमीटर लंबे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। लोकसभा में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे अहम काम जो पूरे हो चुके हैं उनमें से 395 किलोमीटर में खंबे और 300 किलोमीटर से ज्यादा के गर्डर कास्टिंग और गर्डर लॉन्चिंग शामिल है और इंजनों को बिजली देने के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है और 78,839 करोड़ रुपए 30 जून तक इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च किए जा चुके हैं और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से भी यहाँ पर रोजगार भी मिलता नजर आया है और काफी जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1399.5 हेक्टेयर की पूरी भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। तो IRFC, NHPC, NBCC काफी सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर बताया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने खरीदारी के लिए कुछ शेयरों की यहाँ पर सिफारिश की है और कह रहे हैं माला माल कर देंगे ये शेयर। तो अगर आप शेयर बाजार में नई खरीदारी के लिए कुछ स्टॉक्स की तलाश में हैं तो आप ET नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए कुछ शेयरों पर नजर डाल सकते। ET नाउ स्वदेश के मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा और गौरांग शाह ने निवेशकों के लिए कुछ शेयरों की सिफारिश की है और इन शेयरों और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट का नजरिया क्या है, कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से यहाँ पर तगड़ी कमाई का मौका मिल सके। तो हमें बात करनी IRFC के बारे में। IRFC पर इनका क्या व्यू है वो समझेंगे। शाह ने ये कहा है कि IRFC एक मजबूत रेलवे कंपनी है, वो तो बनी बात है, लेकिन इसमें सभी रेलवे कंपनियां चाहे वह कुछ सरकारी हो या प्राइवेट है लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन एक पॉइंट साथ में इन्होंने ये भी दिया है, सरकार भारतीय
रेलवे में बदलाव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ में वर्षों तक जारी रहेगी। तो अगर गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर बना रहे, सेवाएं जो हैं, बदलाव जो हैं देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो नो डाउट आने वाले समय में बिल्कुल कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी रेलवे कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये ऑर्डर पूरे होंगे तब इनकम और प्रॉफिट में वृद्धि होगी। दैट मीन कंपनी के रिजल्ट्स पर भी प्रॉपर नजर रखनी होगी। कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कंपनियों के ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या फिर कंपनियां वृद्धि नहीं कर पा। तो इस तरह से इनका व्यू है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि IRFC इन फ्यूचर आपको कहां देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा होगा या नहीं। खैर ये तो मार्केट के सेंटीमेंट ही डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल एक व्यू की बात करें जो उन्हें लगता है तो वो यहाँ पर एक अच्छा है इन फ्यूचर, और विद रीजन भी उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन अब ये मालामाल करेंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और समझने वाला है, 3 साल में 500% रिटर्न देने वाली सरकारी कंपनी ने शुरू की नई सुविधा, एक्सचेंज को दी जानकारी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड BRBCL के लिए 1125 करोड़ रुपए तक की रीफाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत की। BRBCL NTPC लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय का एक ज्वाइंट वेंचर है। इस लोन एग्रीमेंट पर BRBCL के नबी नगर कार्यालय में IRFC के जो CGM यानी कि सुनील गोयल और BRBCL के CEO दीपक रंजन देहरी ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में यह हस्ताक्षर की। तो एक बड़ा कोलैब होता, ज्वाइंट वेंचर होता नजर आ रहा है। IRFC की ओर से दी गई है रीच फाइनेंसिंग मदद BRBCL की वित्तीय लागत को कम करने में मदद करेगी। उससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भारतीय रेलवे को भी उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की लागत भी घटेगी। इससे दोनों पक्षों के लिए ही प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति बनेगी, लाभकारी स्थिति बनेगी और BRBCL की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। रेलवे मंत्रालय को एक इक्विटी होल्डर और आखिरी ग्राहक के रूप में भी सीधा लाभ मिलेगा। IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि IRFC रेलवे इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इनोवेटिव और कंपेटिटिव कारोबार सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए कमिटेड है। BRBCL के रीफाइनेंस से यह स्पष्ट होता है कि IRFC भारतीय रेलवे को विश्वसनीय कारोबार सपोर्ट प्रदान करना जारी। देखा जाए तो ये काफी अच्छी अपडेट है। और IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक या कि IRFC के CEO यानी कि दुबे जी की बात करें तो वो यहाँ पर काफी फोकस कर रहे हैं आगे की रणनीतियों। अगर इन फ्यूचर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं तो नो डाउट हमें एक अच्छा सिनेरियो रेलवे शेयर्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए IRFC अब रेलवे इकोसिस्टम के अलग अलग स्थानों को सपोर्ट दे रहा है। लॉन्ग टर्म ऑर्डिनेशन, इनपुट इफेक्टिविटी और क्षेत्रीय कारोबार स्थिरता को भी सुनिश्चित हो सके। और इंडिया रेलवे फाइनेंस लिमिटेड हमें यहाँ पर साल 2025 में अब तक यह 16% नीचे आ चुके हैं। और इस तरह की राय जताते हुए वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के निदेशक अनुज गुप्ता ने भी कहा है कि IRFC का समग्र रुझान कमजोर दिख रहा है, शेयर में गिरावट देखी जा रही है। गुप्ता ने कहा कि अगर शेयर 130 के स्तर से ऊपर टिक पाता है तो 138 तक के नए लक्ष्य देखे जा सकते हैं और नई खरीदारी की जा सकती है और उससे अगला टारगेट 145 देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। IRFC के तकनीकी संशोधन विशेषज्ञ ध्रुमिल बटलानी द्वारा सुझाए गए 130 रुपए के पिछले स्टॉप लॉस को तोड़ दिया है, जिन्होंने निवेशकों को नए लॉन्ग पोजीशन से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा देखिए इनको ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इनका व्यू है। मार्केट में क्या होगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। IRFC ने सूरत में भारत के पहले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC ने 19 अगस्त को कहा कि उन्होंने सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड यानी कि SITCO के साथ 199.70 करोड़ के नई सावधि ऋण के लिए समझौतों को मंजूरी दी और उन्हें क्रियान्वित किया, यानी कि करीब करीब 200 करोड़ का ऋण हुआ। और यह ऋण भारत में अपनी तरह के पहले सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के विकास में सहयोग करेगा। इस धनराशि से सूरत MTH में विकास में मदद मिलेगी। गुजरात के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक में परिवहन के कई साधनों को एकीकृत करने और यात्रियों की कनेक्टिविटी में भी सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। ऋण समझौते पर SITCO के नई दिल्ली कार्यालय, SITO के निदेशक मोहित कुमार और SITCO की कंपनी सचिव निर्मता मखारिया और IRFC के वित्त महाप्रबंधक आशीष सैनी ने हस्ताक्षर। तो ये एक बड़ी अपडेट हमें IRFC में आती नजर आई है, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। 200 करोड़ का ऋण यहाँ पर मंजूर किया गया है और तो और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने शेयर किए जो यहाँ पर बताए गए।
तो IRFC शेयर मूल्य यानी कि नवरत्न रेलवे स्टॉक का व्यापार कैसे करें, तो यहाँ पर काफी सारी अपडेट्स दी जा रही हैं। समझेंगे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा दीर्घावधि जारी करता रेटिंग में संशोधन के बाद नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRFC चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी ने IRFC ने आउटलुक को भी BB स्थिर से भी यानी कि पॉजिटिव कर दिया है। IRFC शेयरों में कुछ हलचल भी देखने की मिली, जहां पर 2% की तेजी आई, इंट्राडे हाई पर पहुंचता नजर आया। लगभग समझा जाए तो 2 बजे के आसपास IRFC शेयर में 0.39% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए और उसी समय रेलवे कंपनी के 87.5 लाख शेयरों का लेन देन भी हुआ। वर्तमान जो सभी प्रमुख मूविंग एवरेजेस हैं उससे फिलहाल स्टॉक नीचे ही कारोबार करता नजर आ। ET नाउ स्वदेश से बात करते एंजल वन के इक्विटी तकनीकी विशेषज्ञ राजेश भोसले ने कहा है कि IRFC के शेयरों में जून में सुस्ती का रुख, जून से ही सुस्ती का रुख है। सबसे ज्यादा तेजी शेयर बाजार में दिख रही है। रेलवे स्टॉक उन्होंने कहा, अभी के लिए मई महीने में हमने IRFC के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी थी, लेकिन शेयर फिर से मई के निचले स्तर को छू रहा है। IRFC के शेयरों के लिए इनकी जो सलाह है वो 115 रुपए पर स्टॉप लॉस की बात कही है इनके द्वारा, और किसी भी रिकवरी या उछाल की स्थिति में 145-150 के दायरे में जा सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा। IRFC भारतीय रेलवे के समर्पित वित्तीय शाखा जो 12 दिसंबर 1986 की हुई। रेलवे कंपनी 2021 में प्राथमिक बाजार में 26 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी करके सार्वजनिक रूप से अपनी शुरुआत की और नो डाउट काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर बनता नजर। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भी बात करें तो IRFC के शेयरों में 2025 में अब तक 16% और एक साल में 30% की गिरावट रही और 2 और 3 सालों में रेलवे के शेयरों में करीब 165 से 485% की बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिली। स्टॉक की चालू कीमतों पर भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड IRFC का अगर बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 1.6 लाख करोड़ रुपए है। हाल ही के दिनों में रेलवे कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में 2 बड़े अपडेट भी दी, जिसमें हमने देखने के लिए मिला जो कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स पर हमने बात की लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है 14 अगस्त लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग और आउटलुक में भी संशोधन करते हुए स्थिर से पॉजिटिव कर दिया गया है। और नवरत्न रेलवे कंपनी यानी कि अंगुला सुगींदा रेलवे लिमिटेड ASRL के साथ रीफाइनेंस की बड़ी डील की घोषणा हुई। 2539 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग करेंगी। रेलवे लिमिटेड को रेलवे मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से 2009 में SPV के रूप में शुरू किया गया। अंगुल सुगींदा रेलवे ओडिशा में एक महत्वपूर्ण 113.4 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन का संचालन करती है, जो खनिज वाले क्षेत्रों को प्रमुख कोयला, इस्पात और बिजली और बंदरगाह केंद्रों से जोड़ती है। ET नाउ स्वदेश एनालिसिस मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले ने इसको राय देते हुए जून से ही स्टॉक जो सुस्ती के मोड में है और कोई मेजर ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिला। 12 मई को स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था स्टॉक में, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। अभी स्टॉक उन्हीं लेवल्स को वापस उनके द्वारा जो लेवल्स दिए गए हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए, जो कि फिलहाल जो आपको पता ही है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। जल्द ही मेट्रो परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक का वित्त पोषण करेगी। भारतीय रेलवे के लिए समर्पित गैर NBFC कंपनी भारतीय रेलवे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC भारतीय रेलवे वित्त निगम या IRFC और मेट्रो प्रणाली के लिए रोलिंग स्टॉक खरीदने को वित्त पोषित पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के मुख्य वित्त पोषण से विविधता लाना है। IRFC के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार दुबे ने ET इंफ्रा रेल शो में मुख्य भाषण में कहा है कि हम मेट्रो रेलवे परियोजना में से एक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कगार पर हैं, जहां हम पहली बार उनके रोलिंग स्टॉक को उसी तरह से वित्त पोषित करने जा रहे हैं जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए कर रहे हैं। IRFC ने पारंपरिक रूप से भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों की खरीद को वित्त पोषित किया है। तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर अपडेट दुबे जी द्वारा दी गई। और तो और दुबे ने बताया है कि देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट देखने के मिले, जो मैंने 7000 करोड़ के करीब आपको पहले भी बताए भी हैं 2-4 दिन पहले वीडियोस में, जिसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, रैपिड रेल सिस्टम भी शामिल है और सालाना 4 लाख से 5 लाख करोड़ की वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसमें IRFC वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, मिल सकता है। और यहां पर देखिए बड़े से बड़ा एक से एक समझौते करने के कगार पर है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं IRFC के पास, समझे तो क्या है। अगर एज पर चार्टर की बात करें तो कंपनी जो रेलवे से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे रेलवे का कोई आगा है चाहे पीछा है ना, तो जो रेलवे से संबंध है आगे पीछे, तो वहां पर भी कंपनी अपना हाथ जो है, अपना फंड जो है दे सकती है।
और फिर लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स के अदर एमओआर के अलावा भी यहाँ पर एमओआर के अलावा भी कंपनी रिलीज कर सकती है रोलिंग स्टॉक के लिए। और फिर फंडिंग का भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रू जेवी स्टेट के जरिए डेवलप होता नजर आ सकता है। और फिर आने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड सेमी फ्रेट लाइन्स जो हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट आईआरएफसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहाँ पर आईआरएफसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर ली जाए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आईआरएफसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती नज़र आ सकती हैं। और आईआरएफसी आपको पता है ऑलरेडी हस्ताक्षर हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, कोलैबोरेशन हुए हैं राइट्स के साथ, आईएफसीएल के साथ, आरईएमएससीएल, एमएमआरडी के साथ। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आईआरएफसी के पहले फिलहाल बनी हुई हैं और कुछ यहाँ पर हस्ताक्षर भी हो रखे हैं, फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम इस पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो आईआरएफसी का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। कर लेते हैं यहाँ पर बोनस शेयर्स के बारे में। तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास 10 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी गोल्डाना हाउस के 50 शेयर हैं तो आपको 70 नए बोनस शेयर प्राप्त होंगे, जिसके आपके शेयरों की कुल संख्या 120 हो जाएगी। यानी कि एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि प्रत्येक 5 मौजूदा शेयरों के लिए नए 7 शेयरों का अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के बुक भंडार या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से वित्त पोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 20.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 50.9 करोड़ रुपए हो जाएगी। कंपनी ने 10 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसी तिथि से तय होगा कि कौन से शेयर धारक बोनस शेयर प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी को उम्मीद है कि जो बोर्ड की मंजूरी है उसके मिलने के 2 महीने के अंदर शेयर जमा कर दिए जाएंगे या भेज दिए जाएंगे। तो लक्ष्मी गोल्डाना हाउस लिमिटेड ने 7.5 के अनुपात बोनस की जो है घोषणा की है। प्रत्येक वर्तमान में रखे गए प्रत्येक 5 शेयरों के बदले नए 7 शेयर मिलते नजर आएंगे।